Hey you guys, welcome back to our channel and this is Janardhan sir, your physics sir जी। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। ये एक छोटी सी वीडियो होगी हमेशा की तरह। कोई एक कॉन्सेप्ट को 10 या 15-20 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आगे आने वाले POTW प्रॉब्लम्स ऑफ द वीक सीरीज में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एप्लीकेशन को बेसिक से एडवांस लेवल तक, हायर देन एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। सो लास्ट वीक भी एक एक ऐसा ही वीडियो आया था। आने वाला वीक्स में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे, तो जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को ताकि ये वाले सीरीज अलाइव रहे। राइट। क्विकली कॉन्सेप्ट में जाने से पहले, जो थंबनेल आप देख रहे हो डेयर टू ड्रीम वाली, के बारे में दो तीन बातें मैं बोलना चाहता हूँ। अगर आप 2027 या 2028 के एस्पिरेंट हो, एंड जैसे आई नॉट ओनली बिलीव इन डेयर टू ड्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सही चीज़ है, मुझे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगती है डेयर टू अचीव में। राइट। तो आप ड्रीम करते हो, ड्रीम करना सबका हक होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास हक है, राइट है, डजेंट मीन सक्सेस गारंटीड है। तो उसके लिए अचीवमेंट तक जाने का जो जर्नी होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें लोगों की साथ की या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एट द सेम टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है। तो इस सब को आरंभ करने के लिए हम आपके सामने आने वाले हैं 7 तारीख को 7 बजे। राइट। उसी के बारे में एक लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको नोटिफाई कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। 7 तारीख को 7 बजे मिलते हैं, ताकि आपकी जो भी अचीवमेंट की प्रोसेस है ना, उसकी आरंभ करने के लिए। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो, 2027 के एस्पिरेंट्स हैं आप, देन look no further, there is a batch that is coming up, right? नेक्सस एलीट बैच, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बैच के एक्सप्लेनर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको नेक्सस के ही चैनल पे मिल जाएगा, तो जस्ट एक्सप्लोर कर लेना। इसका 11th का रिवीजन हम अभी आपके बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। तो मार्च 17 से मार्च 31 तक इसका रिवीजन होगा 11th का। राइट। एंड April 1 से आपका 12th का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ लॉन्ग डिटेल्ड कोर्स जहाँ पे बेसिक से एडवांस तक डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा सारे टॉपिक्स को। ओके। राइट। चलिए। एंड इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर के बाद जो सॉलिड एंगल के बारे में मैं जो मिसकंसेप्शंस है, कॉन्सेप्ट है, मिसकंसेप्शंस है, वो सब आपको बता दूंगा। राइट। उसके बाद आपके पास छोटी सी होमवर्क है, जो फिजिक्स सर जी का अनअकैडमी कोलैबोरेशन का एक चैनल है, उसमें मेन होम पेज पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये वाला प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा। तो उसमें 41st प्लेलिस्ट एंड 43rd प्लेलिस्ट में ये दो वीडियोस आपको करने हैं, जो कि सॉलिड एंगल और फ्लक्स के बारे में, जो इंटरलिंक्स होता है ना, वो वाली चीज़ों पे है। पहले ये देखना, उसके बाद ये, एंड आप रेडी रहोगे जब मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा प्रॉब्लम्स ऑफ द वीक वाले सीरीज में। ठीक है। राइट। ये आपका होमवर्क है। चलिए, एक सिंपल सी कनेक्शन है। जब आपके 11th क्लास में कोई भी टीचर आपको प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, जो बेसिक मैथ्स होता है ना हमारे फिजिक्स के चैप्टर्स में स्टार्टिंग में हम पढ़ाते हैं, तो उसमें जब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली, राइट, आपको जो 10th क्लास से पहले आप प्लेन एंगल पढ़ते हो ना, उससे कंपेयर करते हुए सॉलिड एंगल की इंट्रोडक्शन आपको करवाते हैं। तो उसी चीज़ से थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। राइट। सो द कंपैरिजन यही है कि जो भी एक स्मॉल आर्क होता है ना, आप इसको एल यहाँ पे लिखे हो, अगर ये सर्कुलर आर्क होता है तो एल लिखते हो, लेकिन कोई भी जनरल कर्व में एक स्मॉल पार्ट को आप डीएल लेंथ लेके आप ले सकते हो, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर को उसको डिफाइन करते हुए एक स्मॉल एंगल डी थीटा भी आप सबटेंड कर सकते हो। सो हियर आपके पिक्चर में एक लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क है, उसका रेडियस आर है, तो एंगल सबटेंडेड थीटा है। तो उसका कंडीशन एंगल सबटेंडेड थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर आप लिखते हो। ठीक है। राइट। ऑन सिमिलर लाइंस, कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस है और उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो सरफेस एक सॉलिड एंगल सबटेंड करती है, एंड द वैल्यू ऑफ दैट सॉलिड एंगल, द value of that solid angle omega will given by सरफेस एरिया s डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लेकिन ये एक स्पेशल केस है।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो दो डायग्राम्स आपको कोई भी टेक्स्ट बुक्स में मिलते हैं, ये आपके माइंड में एक स्पेशल केस की तरह जाना चाहिए। दिस इज नॉट द जनरल केस। क्यों? क्योंकि इन दोनों डेफिनेशंस में हमने एक स्पेसिफिक फिगर लिया है। यहाँ पे आपने सर्कुलर आर्क लिया, यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस लिया। क्या एंगल और सॉलिड एंगल ओनली ऐसी कर्व्स के लिए डिफाइंड है? नहीं। एक्चुअली दीज आर गोइंग टू बी डिफाइंड इवन फॉर नॉन सर्कुलर एंड नॉन स्फेरिकल सरफेसेस। उसके लिए इसी डेफिनेशन को थोड़ा आपको चेंज करना है। अगर कोई भी स्मॉल आर्क है, ठीक है, डीएल, और कोई स्मॉल सरफेस है, स्मॉल स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे डीएस, ठीक है, और स्मॉल आर्क के केस में अगर रेडियस वेक्टर, यानी इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में ही आप एंगल अगर सबटेंड करवा रहे हो, नॉर्मल के डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आप नॉर्मल के डायरेक्शन में एक सॉलिड एंगल सबटेंड करवा रहे हो, ये भी जनरल केस नहीं है। ये उस स्पेशल केस से थोड़ा बेटर है। उसको और भी जनरलाइज करेंगे हम अगले स्लाइड में। वहीं पे जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो अगर ये स्मॉल एंगल्स हैं, ये डी थीटा है और ये डी ओमेगा। डी ओमेगा सिंबल होती है सॉलिड एंगल की। तो द वैल्यू ऑफ डी थीटा यहाँ पे इज डी एल डिवाइडेड बाई आर, वेर आर इज द रेडियस इन द नॉर्मल डायरेक्शन। ये नॉर्मल डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सिमिलरली ये वाला will be equal to ds divided by r square, and all these are true if we are taking normal directions। ठीक है, अब अगले स्लाइड में क्या करेंगे, बाई चांस अगर मुझे यहाँ पे सबटेंड नहीं करना है, एंगल इस आर्क को कहीं पे भी सबटेंड कर सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू बी डिफरेंट, इमेजिन करो एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है। ऐसे सबटेंड कर सकते हैं ना हम, किसने रोका आपको? ये आर्क वहां पे एंगल बहुत ही दूर डिस्टेंस पे और नॉट नॉर्मल डायरेक्शन पे, तो ये वाला एंगल ये फॉर्मूला नहीं लेगा, क्योंकि लेंथ तो वही है। या आई नो डिस्टेंस आर कुछ और होगा, लेकिन लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के अलावा एक और फैक्टर आता है। वैसे ही अगर कोई सॉलिड एंगल के बारे में आपसे पूछता है, व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय डीएस एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर बोल के उसने छोड़ दिया, तो डीएस बाय आर स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, मैं बताऊं। अगर कोई और पोजीशन पे सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस वही रखो, ये सोचो ये रेड वाला डिस्टेंस भी आर है, ब्लू वाला डिस्टेंस भी आर है, डीएस सेम है, लेकिन सॉलिड एंगल यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं होगा। नॉर्मल के डायरेक्शन में सॉलिड एंगल ज्यादा होता है, यानी एक और एंगल का फैक्टर आएगा दोनों डेफिनेशंस में। उसी को एक्चुअल जनरल केस बोलते हैं। ठीक है, राइट। सो लेट मी राइट, दिस वुड बी डी ओमेगा प्राइम। ओनली डी ओमेगा विल बी दैट, दिस इज इन द नॉर्मल डायरेक्शन। तो उसी को सब एनकैप्सुलेट करने के लिए एक ये वाला डायग्राम, इसको स्टडी करो, ज़्यादा आसानी होगी आपको विजुलाइज करने में। तो वही बात, जो स्मॉल आर्क होता है ना, उसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह आप ले सकते हो, राइट। ये डी थीटा है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्रीज के डायरेक्शन में लेते हो तो ये वाला फॉर्मूला सही था, वही बताया मैंने। लेकिन अगर एक आर्क ऐसा है, ये आर्क है आपका, अब देखो, और उसका नॉर्मल डायरेक्शन ये है, ये देख रहे हो, जो रेड कलर वाला है ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। और नॉर्मल के डायरेक्शन में एक एंगल को लेते हुए, ये अल्फा है ना, उस डायरेक्शन में अगर आप आर्क को सबटेंड कर रहे हो, देन डी थीटा इज नॉट डीएल डिवाइडेड बाय आर, एक कॉस अल्फा का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। जब कॉस अल्फा कॉस 90 डिग्री होता है तो एंगल सबटेंड ही नहीं करेगा। मैं दिखाऊं, अगर ये दोनों एंड्स हैं, इमेजिन करो ये दोनों एंड्स हैं, और आप यहाँ पे सबटेंड करना चाहते हो ऑलमोस्ट पैरेलल,
यहाँ पे तो एंगल सबटेंड ही नहीं करेगा ना, क्योंकि ये जो डायरेक्शन आप जा रहे हो नॉर्मल के 90 डिग्रीज पे है, तो आप cos 90 सबटेंड करोगे तो 0 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, सेम लॉजिक होगा सॉलिड एंगल पे। आप देख सकते हो अगर नॉर्मल ऐसा है और नॉर्मल के अल्फा डायरेक्शन में आप सॉलिड एंगल लेते हो, सेम कॉन्सेप्ट, डेल्टा एस या डी एस बोल सकते हो, डी एस सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू एक कॉस अल्फा वाला फैक्टर आता है। दिस इज द एक्चुअल कंपैरिजन यू शुड मेक। ये वाला आपके माइंड में चला जाना चाहिए। ठीक है, राइट, चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। So now the basic definition of solid angle you should understand, this is only for normal direction. ठीक है, and in general this is for general direction. And you could see that normal dot r bar direction. So r bar और normal का अगर angle theta है, देख सकते हो r bar is the direction in which angle subtension is being taken. N cap is the direction of the normal of that area which you are taking. So that would be the theta that goes in here. So solid angle actually doesn't depend on the shape. Imagine करो अगर आप different ऐसे ही एंगल्स को चेंज करते जाओगे, ठीक है, देन द ओरिएंटेशन के वजह से वो सॉलिड एंगल का वैल्यू चेंज करता है। देखो, इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन, ये cos थीटा डिसाइड्स द ओरिएंटेशन। क्या वो फ्लैट शेप में है या कर्व्ड शेप में है, डजेंट मैटर। इमेजिन करो इसी कैप में ये सारे पॉइंट्स को लेते हुए आपने, इमेजिन करो ये सारे कॉन्टूर पॉइंट्स को लेते हुए एक ऐसे कैप बना दो, तो ये वाला शेप भी यहाँ पे सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा एज कंपेयर टू द फ्लैट शेप। उसका प्रोजेक्शन सोचो आप। तो व्हाट मैटर्स इज दिस एंगल थीटा रादर देन द शेप ऑफ दैट एरिया ऑफ सरफेस। ओके, इसी को आगे बढ़ाते हुए ये समझाया जाता है विस्तार से कि कोई भी क्लोज शेप होती है ना, बाद में आप ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको क्लोज सरफेस को एक गॉसियन सरफेस बोलते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाती है इस सॉलिड एंगल को समझना। तो कोई भी क्लोज सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है, अगर आप एक पॉइंट इनसाइड दैट सरफेस लेते हो और हर एक स्मॉल एरिया का सॉलिड एंगल कितना है सबटेंड करते आप कैलकुलेट करोगे और इनको सबको समेशन करते हो, then total angle subtended, which is integration of this thing for inside thing, for inside point, inside point, यहाँ पे Q दिख रहा है, inside point, that will come out to be 4 pi steradians. This is similar to जब आप एक closed arc लेते हो और inside point पे angle subtended कैलकुलेट करते हो और sum of all angles 2 pi radians आता है ना, उसी का ये comparative लॉजिक है। यहाँ पे 4 पाई और यूनिट्स होते हैं 4 पाई स्टेरेडियंस। इसी 4 पाई को आप गॉस लॉ या कुलुम्स लॉ में देखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप 12th क्लास में बाद में पढ़ते हो ना, वो 4 पाई यही से आता है। ठीक है, राइट, इसको क्लोज आउट करते हैं। एक मैं बहुत सारे नोट्स देखता रहता हूँ बच्चों की और कुछ कोचिंग मॉड्यूल्स देखता हूँ जहाँ में ग्रेविटेशन में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शेल थ्योरम होता है। एक हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चलती है, वो ज़ीरो होती है। उसकी 2 टाइप्स ऑफ प्रूफ्स होते हैं। एक तो नॉर्मल आप स्मॉल एलिमेंट्स लेके आप इंटीग्रेट करके उसको प्रूव कर देते हो कि फील्ड इनसाइड ज़ीरो होता है। एक ये सॉलिड एंगल वाली प्रूफ बताते हैं, जहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ अच्छी फॉरेन ऑथर टेक्स्ट बुक्स या जर्नल्स में सही प्रूफ दिया जाता है, लेकिन कुछ कोचिंग मॉड्यूल्स और टीचिंग नोट्स में मैं ये देखता हूँ कि वो, आई एम नॉट सेइंग गलत प्रूफ है, लेकिन इनकम्प्लीट प्रूफ है। प्रूफ ऐसी होनी चाहिए ना, आप जनरल पॉइंट जनरल सिचुएशन को लेके देते हो। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल शेल थ्योरम। जो लोग पहली बार सुन रहे हो, एक हॉलो स्फीयर के अंदर, हम ग्रेविटेशन के एग्जाम्पल ले रहे हैं, हॉलो स्फेरिकल प्लैनेट है यूनिफॉर्म वाली,
उसके अंदर फील्ड जीरो होता है। हॉलो स्फेरिकल यूनिफॉर्म प्लैनेट के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक जनरल पॉइंट ऐसे लिया जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनकम्प्लीट प्रूफ है इस तरफ, वो जनरल है, वहाँ पे जाएंगे लास्ट में। तो ऐसे जनरल पॉइंट लेते हैं, सेंटर के पॉइंट पे तो फील्ड जीरो ही होगा सिमेट्री की वजह से, ठीक है। सेंटर की पॉइंट पे फील्ड जीरो ही होगा। लेकिन इस पॉइंट पे प्रूफ में ऐसे दिया जाता है, इमेजिन करो कि ये DS1 है, ठीक है, सरफेस एरिया, यहाँ पे एक कैप है ना ऐसा, और यहाँ पे कन्वीनियंटली ये DS2 बता दिया जाता है, ठीक है। एंड इस जगह पे DS2 की वजह से जो फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड, DS2 को एक और कलर से मार्क कर देते हैं, ओके, ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो जाए। ऐसे DS2 है, तो DS2 की वजह से जो फील्ड होगा वो ऐसे लेफ्ट साइड में होगा, अट्रैक्टिव फील्ड होता है ना ग्रेविटी। और फील्ड क्या होता है, G इंटू सिग्मा, जो मास पर यूनिट लेंथ है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये G इंटू मास है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर होगा, ठीक है। ये RL लेफ्ट साइड वाली लेंथ। और ये राइट साइड में ग्रीन कलर का फील्ड जो होगा ना, ऐसे लिख के सेम ग्रीन में लिख देते हैं, ये लिखा जाता है कि ये G इंटू अगेन सिग्मा इंटू जो DS1 है उसका मास है, डिवाइडेड बाय R राइट स्क्वायर। और ये बोलते हैं कि इसमें G और सिग्मा सेम है, और क्योंकि इसका यहाँ पे सॉलिड एंगल और यहाँ पे सॉलिड एंगल सेम है, तो DS2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर और DS1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर क्योंकि सेम है, वर्टिकली ऑपोजिट, जैसे प्लेन एंगल्स सेम होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट सॉलिड एंगल्स भी सेम होंगे। तो क्योंकि ये सॉलिड एंगल सेम है, ये दोनों फील्ड्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, एंड यहाँ से प्रूव कर देते हैं कि फील्ड जीरो है। कैसे है, जैसे मैंने ये दो पॉइंट्स लिए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ले लो, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन ये वाले के लिए ये वाला प्रूफ सही नहीं है ना। मैं बताऊं, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने प्रूफ में लिए हैं ना, ये स्पेशल हैं, क्योंकि आप सॉलिड एंगल जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो नॉर्मल डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे कोई कॉस का टर्म ही नहीं आया। अगर आपको रियली ये प्रूव करना है कि यहाँ इन दोनों की वजह से फील्ड जीरो है, पॉइंट तो यही ले लो ना, लेकिन शेप्स ऐसे ले लो ना, आप ऐसे लो, क्योंकि इन दोनों कैप्स की वजह से जो नॉर्मल होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ दैट सबटेंडिंग पॉइंट नहीं होगा ना। अगर वो दोनों की वजह से वहां पे फील्ड जीरो है, तब वो जनरल पॉइंट हो जाएगा ना। तो दिस इज द इनकम्प्लीट प्रूफ। एक्चुअली ये इनकम्प्लीट प्रूफ की वजह से ने आगे के प्रॉब्लम्स में इश्यू हो जाता है स्टूडेंट्स को, जब सॉलिड एंगल को इतनी आसानी और स्पेशल केस में समझने की कोशिश करते हैं ना बच्चे, जो जनरल केस वाला लेटर प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें इशू होता है। जो मैंने स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट में दो वीडियोस दिखाए, वहाँ पे जनरल डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस होती है, तो वो विजुअलाइजेशन गड़बड़ हो जाती है। तो इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को इमेजिन करो, ये यहाँ पे है। नाउ आई हैव चोजन टू एलिमेंट्स, DS एंड DS प्राइम, विच आर नॉट एक्चुअली इन दैट नॉर्मल डायरेक्शन। आप यहाँ पे देखो, इस एरिया का जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो रेडियस वेक्टर होगा ना, वो सेंटर पे जा रहा है, इस एरिया का यहाँ पे जा रहा है, लेकिन जो जनरल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमने यहाँ पे लिया है। तो अब वही कलर्स और वही चीज करेंगे। ये लेफ्ट साइड वाली जो एरिया है DS प्राइम, और राइट साइड वाली जो एरिया है वो DS, इन दोनों की वजह से यहाँ पे फील्ड जीरो हम प्रूव करेंगे, ये कह के कि यहाँ सॉलिड एंगल और यहाँ सॉलिड एंगल सेम है, ठीक है, राइट। नाउ तो यहाँ का फील्ड ऐसे, ग्रीन वाली, और ब्लू वाली फील्ड ऐसी, ठीक है, राइट। तो ग्रीन वाली फील्ड क्या लिखोगे आप, G इंटू सिग्मा इंटू, इसका मास क्या होगा, DS, डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे
ये LPQ जो लिखा है ना उन्होंने, स्क्वायर है, ये P पॉइंट है ना, ये P2Q है। सिमिलरली ये ब्लू वाली पॉइंट कितनी होगी, G इंटू सिग्मा इंटू DS प्राइम डिवाइडेड बाई LPQ प्राइम। यहाँ पे Q प्राइम दिख रहा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इन दोनों को आपको इक्वल करना है, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे डायरेक्टली ये सॉलिड एंगल कैंसिल हो रहा है। सॉलिड एंगल वो नहीं है, सॉलिड एंगल अलग से लिखते हैं पिंक कलर में। यहाँ देखो, यहाँ का सॉलिड एंगल और यहाँ का सॉलिड एंगल जो डी ओमेगा है ना, ये दोनों सेम है, मैं मानता हूँ। तो जो डी ओमेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में है, लेफ्ट साइड वाली मैं ब्लू में लिख रहा हूँ। आप कैसे लिखोगे सॉलिड एंगल? आई थिंक ये जो एंगल है ना नॉर्मल और इसके बीच में, वो टीटा लेके आप लिखोगे, राइट? तो इमेजिन करो ये टीटा है, दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एंगल। एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ऑब्वियसली यार, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर ये कॉर्ड है ना सर्कल का, एक कॉर्ड टू रेडियस ऑलवेज फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये टीटा है, ये भी टीटा होगा, वहां से आता है एक्चुअली सेम सॉलिड एंगल। तो लिखूं मैं, सॉलिड एंगल दोनों में एक कॉस थीटा आ जाता है। और उसी कलर में आप ब्लू वाली पार्ट को लिखो, ये ds प्राइम डिवाइडेड बाय LPQ प्राइम स्क्वायर, एंड ये ग्रीन वाली ds डिवाइडेड बाय LPQ। क्योंकि cos थीटा सेम है, क्योंकि शेल में cos थीटा सेम है, ये कैंसिल होंगे। Now this blue part is equal to this green part, and this blue part is equal to this green part with G and sigma the same. Therefore, this would imply the value of field is equal to 0 and not like this. यहाँ पे फील्ड 0 है ओनली ये दो पार्ट के लिए, लेकिन ये पूरा प्रूफ है। एंड इस प्रूफ में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, सिग्मास अगर कैंसिल होना है तो ये यूनिफॉर्म शेल होनी चाहिए, और ये cos थीटास अगर सेम होनी है, देन दैट विल ओनली हैपन इफ दिस शेप इज स्फेरिकल। यानी यूनिफॉर्म भी हमने प्रूव कर दिया, स्फेरिकल भी। इसलिए एक स्फेरिकल यूनिफॉर्म शेल के लिए फील्ड अंदर 0 होता है। और बाद में आप जाके यूनिकनेस थ्योरम ये सब पढ़ के ये बोलते हो कि अगर स्फीयर के लिए अंदर 0 है, देन कोई और शेप के लिए 0 नहीं होगा। सॉलिड एंगल इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बहुत सारी चीजें दोनों चैप्टर्स में, ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्टार्टिंग में सिखा देता है। और आगे जाते जाते ना इसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी आपके माइंड में विजुअली बैठ जाता है, उतनी आगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग निखरते हुए जाएगी। ओके, राइट? So I hope you appreciate this. This is the actual thing, and this is, you could say, dummy. Dummy मैं incorrect नहीं बोलूंगा, incomplete बोलूंगा, वही लिखा हमने। ठीक है? तो जब भी आप अपने इधर छोटे सिस्टर या छोटे ब्रदर को शेल थ्योरम समझाओगे ना फ्यूचर में, तो ये वाला मत यूज करना, ये वाला, दिस इज द करेक्ट थिंग। एंड जब आप पढ़ाते हो किसी और को, आपकी समझ और भी बेटर हो जाती है। दैट इज फेनमैन टेक्निक। ओके, चलिए, मेक श्योर यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोस टू कीप दिस सीरीज अलाइव। POTW के बारे में भी मैंने ऐसे ही बताया कि ऐसे वाली कंटेंट अगर आपको देखनी है फ्री प्लेटफॉर्म पे, तो एटलीस्ट लाइक और शेयर आपको करनी है, प्रोपेगेट करनी है। नहीं तो ये ऐसे वाले कंटेंट हमेशा पेड बैचेस में होके रह जाएगा, वो नहीं होना चाहिए यार। ओके, राइट? इन केस द वीडियो डिजर्व्स रेस्पेक्ट, यू गिव इट ए लाइक प्लीज। मेक श्योर होमवर्क कंप्लीट करना, ये वाले चैनल पे जाना और होम पेज पे नीचे आके मेक श्योर करना सॉलिड एंगल का जो भी आपने अभी कॉन्सेप्ट सुना है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये वाला वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस प्लेलिस्ट में होगा, ये यहाँ पे, ठीक है? और इस वाले प्लेलिस्ट में ये मिस मत कर दे। ओके, राइट? और रेडी रहना अगले POTW में, आने वाले जो भी 2-3 हफ्तों की POTW में ये वाला कॉन्सेप्ट डेफिनेटली मैं टेस्ट करवाऊंगा आपके साथ। चलिए, मिलते हैं 7 तारीख 7 बजे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।